क्या हुआ? सेकंड लीड बोल रहा था। एक डायलॉग भी नहीं है तेरा, एक्स्ट्रा बना दिया तुझे। वेट तो करो, इंटरवल से पहले पूरा सॉन्ग है मेरा। Just wait and watch. देखता हूँ, अगर नहीं आया ना तो छोड़ूंगा नहीं साले को। चुप करो, सब लोग सुन लेंगे। सर जी, मूवी तो अच्छी चल रही है। देखिए, लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन प्रोड्यूसर साहब खुश नहीं है ना। वो तो बैठे हुए वहां अकेले मुंह लटका के। नहीं सर जी, रिलीज का टेंशन होगा और आप टेंशन मत लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए क्योंकि अपनी पिक्चर तो हिट है। बोला था ना मैंने तुझे, कोई सॉन्ग नहीं आएगा तेरा। बेवकूफ बना उसने तुझे। पवन श्रीवास्तव, झूठ बोला तूने मेरी स्टोरी को। गजेन प्लीज। किधर है सॉन्ग? फैसल, बाहर निकालो इसे। नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। फैसल, इसे बाहर निकालो। छोड़ो मुझे, बाहर निकालो इसे। तुझे जान से मारूंगा। छोड़ो मुझे, जान से मारूंगा तुझे। नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। उसे मेरी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला है। पागल हो गए तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या किया तुमने? तो और क्या करता मैं? वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। बेवकूफ तो तुम हो ही, और तुम्हारी इस बेवकूफी ने मेरे लिए आगे के सभी रास्तों को बंद कर दिया है। You know what? इस तमाशे को देखने के बाद श्रीवास्तव तो क्या, अब कोई और प्रोड्यूसर भी मुझे काम तक नहीं देगा। Shut up गजेन, और तुम अभी इस वक्त जाओ यहाँ से। और हाँ, तुम तो उससे माफी मांगने से रहे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिहाफ पर उससे माफी जरूर मांग लूंगी। ओके, अब just leave from here. स्वीटी, Don't talk to me गजेन. स्वीटी। सर जी, ये प्रोड्यूसर साहब अकेले क्यों बैठे हैं? प्लान तो होगा स्वीटी के साथ बैठना, उसका बॉयफ्रेंड आ गया तो इनका पचका हो गया। ये लड़कियों का चक्कर ना किसी दिन श्रीवास्तव को ले डूबेगा। पर सर जी, वो कौन है? कौन? अरे मरेगा साला। श्रीवास्तव साहब ने कहा था किसी को मेरे नजदीक आने मत देना। पर सर वो कर क्या रहा है? कौन है? ए, क्या हो रहा है? लाइट! सर ये वही है जो झगड़ा कर रहा था, वही है सर ये। फैजल, पकड़ो उसे। पवन जी, अरे इसने पवन जी का खून कर दिया इसने। कोई पुलिस को बुलाओ, मैं इसे पकड़ के रखता हूँ। पुलिस को बुलाओ जल्दी। मैंने नहीं मारा जी, मैंने नहीं मारा। अरे मैंने मारा है।
इतने सारे गवाह हैं, तूने ही मारा है पवन जी को। अरे बुलाओ कोई पुलिस को। नहीं। वरुण मेरे दोस्त, एक बहुत ही खूबसूरत केस आ रहा है हमारे पास। खूबसूरत केस? हाँ, खूबसूरत केस। तकरीबन 5 फीट 6-7 इंच हाइट, सर पे शेड्स, शॉर्ट ड्रेस, हाई हील्स। खूबसूरत केस। सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? उसकी। उसकी किसकी? वो जो दरवाजे के पीछे है। सर, दरवाजे के पीछे कोई नहीं। कम इन। मिस्टर केडी पाठक। हाय, मे आई कॉल यू स्वीटी? प्लीज कम इन, स्वीटी। तो आपके बॉयफ्रेंड गजेंद्र और प्रोड्यूसर श्रीवास्तव के बीच कहासुनी हुई। श्रीवास्तव ने फिजिकली आपके बॉयफ्रेंड को प्रीव्यू थिएटर के बाहर भिजवाया। कुछ समय बाद आपके बॉयफ्रेंड श्रीवास्तव की डेड बॉडी उनके मृत शरीर के ऊपर पाए गए। हाथ में सिरिंज लेकर आप चाहती हैं कि मैं ये केस लड़ूं? जी। क्यों? क्यों आपको इतना विश्वास है कि गजेंद्र बेगुनाह है? क्योंकि गजेंद्र गुस्से में आकर किसी को धमकी तो दे सकता है, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकता। वो ऐसा इंसान है ही नहीं। इंसान अक्सर इंसान जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इंसान का क्या है, वो कब क्यों क्या कर ले कुछ समझ में ही नहीं आता। कितना समय से जानती हैं आप गजेंद्र को? मैं गजेंद्र को इतने सालों से जानती हूँ कि मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि वो किसी का खून नहीं कर सकता। आप एक बार उससे मिल तो लीजिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि उसने खून नहीं किया है। ओके। सर, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? अखबार में केस की रिपोर्ट छपी है, और ये केस इतना विचित्र है कि कोई वकील इसे लेना नहीं चाहता। कौन बचा? केडी पाठक। केडी साहब, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं स्वीटी से बहुत प्यार करता हूँ, और ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो मुझे उससे दूर ले जाए। और आप ही सोचिए, अगर मैं उन्हें मारना चाहता तो सबके सामने झगड़ा कर कर अपने लिए मुसीबत क्यों मोल लेता? गए क्यों थे श्रीवास्तव के घर? क्या करने गए थे? मुझे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और स्वीटी के खातिर मैं उनसे माफी मांगने गया। वहां जाकर जब मैंने देखा, सॉरी सर, 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 राइट। उनके गले में सिरिंज अटकी हुई थी, वो मर चुके थे। मैं सिरिंज निकाल ही रहा था, उतने में लोगों ने मुझे पकड़ लिया। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने उन्हें धमकी जरूर दी, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकती। मुझे हिंसा से सख्त नफरत है। जज साहब, सुंदर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ये बहुत ही सिंपल सा केस है। प्रोड्यूसर पवन श्रीवास्तव की फिल्म के प्रीव्यू के दौरान मुलजिम गजेंद्र वर्मा ने सबके सामने अपने गुस्से की आवाज में प्रोड्यूसर श्रीवास्तव को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मुलजिम गजेंद्र वर्मा को बेइज्जत करके जब थिएटर से बाहर निकाला गया तो उसने जहर का इंजेक्शन मार के प्रोड्यूसर श्रीवास्तव की हत्या कर दी। जैसा गजेंद्र एक केमिस्ट रह चुका है, वो अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा जहर कितनी मात्रा में दिए जाने से इंसान की तुरंत मौत हो सकती है। और सबसे खास बात यह है जज साहब कि गजेंद्र वर्मा को सिरिंज के साथ रंगे हाथों पकड़ने वाले एक नहीं बल्कि कई लोग। भरद्वाज, आपकी दलील के अनुसार गजेंद्र निश्चय बना कर गए थे श्रीवास्तव जी को मारने का। तो अपने साथ वो जहर और सिरिंज भी लेकर गए होंगे। तो जाकर के मार देते श्रीवास्तव जी को। फिल्म के मध्यांतर में इन्हें श्रीवास्तव जी के साथ चिल्ला चिल्ला कर बहस करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्या आवश्यकता थी?
केडी साहब, ये तो आप और आपका क्लाइंट गजेंद्र ही बेटर जानता होगा। बहरहाल ये भी हो सकता है कि जब गजेंद्र को बेइज्जत करके बाहर निकाला गया तो वो जहर और सिरिंज लेकर आया होगा और प्रोड्यूसर श्रीवास्तव को मार दिया होगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है भरद्वाज साहब, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है योर ऑनर। पुलिस जांच के अनुसार गजेंद्र ने थिएटर के आसपास किसी भी केमिस्ट से किसी भी प्रकार का जहर या कोई सिरिंज नहीं खरीदी। मुद्दा ये नहीं है केडी साहब कि गजेंद्र जहर और सिरिंज घर से लेकर आया या केमिस्ट। मुद्दा ये है कि गजेंद्र को श्रीवास्तव का खून करते हुए कई लोगों ने देखा है। भरद्वाज साहब, अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। इस केस में भी ऐसा ही है यार। मेरे मुवक्किल का ये कहना है कि वो श्रीवास्तव जी की गर्दन में सिरिंज डाल नहीं रहे थे, उसे निकाल रहे थे। केडी साहब, ये हकीकत तो नहीं हो सकती। हाँ, आपके द्वारा बनाई गई एक बहुत ही सुंदर कहानी जरूर हो सकती है जिस पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। ये अदालत तो बिल्कुल भी नहीं। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए भरद्वाज साहब, इस कहानी को मैं वास्तविकता में बदल दूंगा। योर ऑनर, मैं डायरेक्टर कमलेश खन्ना को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। जी कमलेश खन्ना, आप इस चलचित्र के निर्देशक हैं? जी हाँ। ये बताइए कि इस फिल्म के प्रीव्यू के दौरान किसी व्यक्ति को हॉल में अंदर आते देखा, विशेषकर मध्यांतर के बाद? जी नहीं सर, और किसी को तो नहीं देखा मैंने। मैं तो फिल्म देख रहा था। बहुत अच्छी फिल्म बनी है वकील साहब, आप भी जरूर देखना। बहुत ही सुंदर केडी साहब, आपकी दलीलों में मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन क्या है कि अदालत का कीमती वक्त भी बर्बाद हो रहा है। इतने सारे गवाहों की गवाही के बाद यह बात तो साफ है कि फिल्म के दौरान गजेंद्र के अलावा प्रीव्यू हॉल में कोई आया ही। इसका मतलब गजेंद्र ने ही पवन श्रीवास्तव का खून किया है। इतनी जल्द नतीजे पर पहुंचने से पहले भरद्वाज साहब जरा सोच लीजिए कि ये किसी मासूम की जिंदगी का सवाल है। मासूम, बहुत सुंदर केडी साहब। आपके इस मासूम मुवक्किल की मासूमियत का एक बहुत ही उम्दा सबूत अभी अभी मेरे हाथ में। जज साहब, पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि गजेंद्र वर्मा 14 साल की उम्र में अपने स्कूल के 2 लड़कों के साथ मारपीट और उनके सर फोड़ने के जुर्म में 4 महीने रिफॉर्म हाउस यानी कि बाल सुधार गृह में काट चुके हैं। और उससे भी सुंदर बात यह है कि बाल सुधार गृह से निकलने के बाद भी जनाब सुधर नहीं पाए। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने उन्हें धमकी जरूर दी, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकता। मुझे हिंसा से सख्त नफरत है। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned till tomorrow. हर कोई जानता है जितना मैं हिंसा से नफरत करता हूं उससे कहीं ज्यादा झूठ से नफरत है मुझे। क्या सोचकर झूठ बोला तुमने मुझे गजेंद्र? क्या कहा था तुमने? हिंसा से मुझे नफरत है। ये सब क्या था जो कोर्ट में बताया? सर मैंने आपसे कभी झूठ नहीं कहा। हाँ, बचपन में नादान में मुझसे गलती हो गई थी, जिसकी सजा मैंने 4 महीने रिफॉर्म हाउस में रहकर बिताई। 4 महीने मिले नर्स से भी बदतर थे। रिफॉर्म हाउस से बाहर निकलते ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कभी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। तो प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने खून नहीं किया। और कुछ है, कोई बचपन की बात या जवानी की बात जो तुमने मुझे बताई ना हो? प्लीज बता दो। नहीं सर, और कुछ भी नहीं। तो श्रीवास्तव यहाँ बैठा था और श्रीवास्तव के इर्द गिर्द बाकी के लोग बैठे थे सीट्स पर। अगर इनमें से कोई श्रीवास्तव की तरफ बड़ा होता, थैंक यू, तो इन लोगों में से
उसे अवश्य किसी ने देखा होता। बाहर इन दरवाजों से कोई अंदर आया होता, तब भी यहाँ बैठे लोगों में से किसी ने उसे देखा होता, जैसे कि गजेंद्र को देखा। अगर इंटरवल के बाद ऑडिटोरियम में बाहर से कोई आया नहीं, किसी ने किसी को आते हुए देखा नहीं, तो फिर श्रीवास्तव की हत्या की किसने? सर हो सकता है इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा हो। अरुण, आज अपने ऑफिस में कोई आया था? आज नहीं सर। पक्का पता है तुझे कोई नहीं आया था? हाँ सर, हम 100% श्योर कोई नहीं आया था। सोच के बता। सवेरे से लेकर के अब तक कोई नहीं आया? सर मुझे पता है कोई नहीं आया था। तो फिर ये चाय कहाँ से आई? सर ये तो चाय वाला देखिए। एग्जैक्टली। कि ऑडिटोरियम में भी कोई ऐसा व्यक्ति आया था जो हमेशा वहां से आता जाता रहता है, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। सुनील, आप उस थिएटर में अशर हैं, प्रवेशक हैं। जी सर। लोगों को उनकी सीट दिखाने के अतिरिक्त आप वहाँ जलपान, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि भी बेचते हैं। जी सर। तो ये बताइए कि उस दिन उस फिल्म के मध्यांतर के बाद आप थिएटर के अंदर गए थे? जी नहीं सर। सोच के बता। जी सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। इंटरवल के बाद सर मैं काउंटर पर ही था सर, मैं अंदर गया ही नहीं सर। ठीक है, बैठिए। थैंक यू सर। खन्ना साहब, जरा सोच कर बताइए, क्या आपने उस दिन फिल्म के मध्यांतर के बाद हॉल के अंदर किसी को घूमते हुए देखा था? ऑब्जेक्शन जज साहब। बार बार सवाल पूछे जाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। केडी साहब गवाह पर जोर डाल रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। केडी, सवाल दोहराओ मत। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर। मेरा दूसरा सवाल, खन्ना साहब, क्या आपने उस दिन मध्यांतर के बाद सुनील अशर को, प्रवेशक को, हॉल के अंदर देखा? ऑब्जेक्शन जज साहब। ओवररूल्ड। केडी कंटिन्यू। देखा था या नहीं सुनील को? खन्ना साहब बताइए। केरी साहब, सच बताऊं तो मैं इतना नर्वस था कि होश में नहीं था। उस वक्त अगर अशर हुआ भी तो मैंने नोटिस नहीं किया। आप नर्वस थे, आपने नोटिस नहीं किया। जी हाँ, बैठिए। जी, थैंक यू। नहीं सर, मैंने अशर को कहीं नहीं देखा। हाँ सर, मुझे याद आ रहा है उस दिन इंटरवल के बाद अशर वहां पर आया था। एक्चुअली सर, उस दिन इंटरवल में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मेरी जान सूख गई थी। और झगड़ा खत्म होते होते इंटरवल खत्म हो गया और मूवी भी शुरू हो गई थी सर। और मुझे प्यास लगी थी, लेकिन मैं बाहर जा नहीं पाया, इसलिए मैंने चारों तरफ नजर घुमाई और वहां मैंने अशर को पाया। हेलो, अजीब आदमी, लेकिन उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और चला गया। कहाँ चला गया? सर शायद पीछे की तरफ गया होगा। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया। साहब, मैंने पहले भी कहा मैं नहीं था। अरे ऐसे कैसे नहीं थे? अभी अभी उस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपने कथन में कहा है कि उन्होंने आपको देखा था हॉल के अंदर। आप कह रहे हैं कि आप नहीं थे, ऐसा कैसे हो सकता है? साहब, जब मैं अंदर गया ही नहीं तो फिर कोई मुझे कैसे देख सकता है? कितने अशर है तुम्हारे थिएटर में? साहब, वैसे तो 2 है, लेकिन उस दिन दूसरा छुट्टी पे गया था, मैं अकेला ही ड्यूटी पे था। एक अगर उस दिन छुट्टी पर था तो स्पष्ट बात है कि जिसको देखा है असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने, वो आप ही थे, आप ही हॉल के अंदर थे। नहीं साहब, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैं उस दिन हॉल में नहीं था। मैं तो इंटरवल के बाद पूरी फिल्म खत्म होने तक थिएटर के बाहर ही था, अंदर गया ही नहीं। थिएटर के बाहर थे? थिएटर के बाहर क्या कर रहे थे? नहीं बोलिए, थिएटर के बाहर क्या कर रहे थे? कार पार्किंग में मैं अपनी गर्लफ्रेंड मीना से बात कर रहा था। वैसे चलो बा, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड मीना से बात कर रहे थे, तो फिर असिस्टेंट डायरेक्टर ने जिसे देखा वो कौन था? केडी साहब, वो कोई नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ एक वहम है, हम।
हॉल में कोई आया ही नहीं था। आया था भरद्वाज साहब। अशर भले ना आया हो, लेकिन अशर के कपड़ों में कोई व्यक्ति अवश्य आया। भाई बहुत सुंदर केडी साहब, ये तो आपने एक नई कहानी शुरू कर दी। शुरू नहीं की, इसी कहानी को खत्म करने का समय आ गया है भरद्वाज साहब। और इस कहानी का आखिरी पार्ट उस थिएटर का वॉचमैन, योर ऑनर। आपका नाम? दुर्योधन प्रसाद साहब। दुर्योधन प्रसाद साहब। ऑर्डर ऑर्डर। साहब नहीं साहब, साहब तो आप हैं, मैं सिर्फ दुर्योधन प्रसाद ही हूँ। अच्छा, तो दुर्योधन जी ये बताइए कि उस थिएटर के वॉचमैन द्वारपाल आप हैं? जी साहब। आपने उस फिल्म के मध्यांतर के बाद किसी को अंदर जाते हुए देखा? नहीं साहब, इंटरवल के बाद तो कोई आता ही नहीं साहब। पर हाँ, याद आया, एक आदमी को अंदर जाते हुए देखा था मैंने। तुम्हें कैसे मालूम है कि वो बाहर का आदमी? क्योंकि वो आदमी थिएटर से बाहर आया ही नहीं, क्योंकि आया था तो इंटरवल के बाद ही आया था। और ये बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? साहब, वो आदमी इंटरवल खत्म होने के बाद अपनी गाड़ी में आया और गाड़ी हॉल के बाहर उसने पार्क कर दी। जब मैंने उससे कहा गाड़ी अंदर पार्क कर दो, तो वो मुझे अंग्रेजी में सेटअप करके चला गया। और ये जो आदमी इंटरवल के बाद अंदर घुसा था, ये बाहर कभी आया? इसे बाहर आते देखा? नहीं साहब, मैं उस समय चाय पीने को चला गया था। इस व्यक्ति का हुलिया कैसा? कैसा क्या मतलब? दिखता कैसा था वो? साहब, जैसे सब लोग दिखते हैं, हम आप वैसे ही था। नहीं, मेरा मतलब है व्यक्ति का कद, उसकी ऊंचाई कितनी थी? अरे जैसे सबकी होती है वैसे ही थी, हमारी और आप जैसी। अच्छा, ये बताओ कि जिस व्यक्ति को तुमने इंटरवल के बाद अंदर जाते हुए देखा था, किस रंग के कपड़े पहने थे उसने? कमीज किस रंग की पहनी थी? रंग तो अरे हर आदमी वही रंग पहनता है, जैसे आप पहने और मैं पहनता हूँ, वैसे ही रंग था। मेरे या आप? मतलब दोनों की तरह, आप जैसा और मेरी जैसा। ये बताइए कि जिस रंग की कमीज उस व्यक्ति ने पहनी थी, क्या यहाँ अदालत में किसी ने उस रंग की कमीज पहनी है? क्या वकील साहब, सबने एक जैसे कपड़े पहने, जैसे आपने और मैंने। गॉड, यू कलर ब्लाइंड। ऑनर, दुर्भाग्यवश ये कलर ब्लाइंड है, इन्हें रंगों की पहचान नहीं, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि जिस व्यक्ति को इन्होंने मध्यांतर के बाद थिएटर में जाते हुए देखा था, वही हत्यारा है। जज साहब, केडी साहब इस अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे जिस आदमी को रंगों की पहचान ना हो, जो आदमी किसी का होलिया ठीक से बयान तक ना कर सके, उस आदमी की बात का यकीन कैसे किया जा सकता है? भरद्वाज साहब, ये कलर ब्लाइंड है, पागल नहीं। आपका कहना बहुत सुंदर है केडी साहब, लेकिन ये भाई साहब कलर ब्लाइंड है, ये राज तो अभी खुला है। इनके बारे में और ना जाने कितने राज खुलने बाकी हैं। जज साहब, इस आदमी की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक्सक्यूज मी केडी सर। योर ऑनर, अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। खान साहब आइए, पधारिए कटघरे में। मिस्टर फैजल खान, आपने पुलिस को अपने ये दूसरे सेलफोन के बारे में नहीं बताया था, क्यों? जरूरी नहीं समझा। क्यों? 2 महीने पहले से वो सेलफोन मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों? दरअसल 2 महीने पहले वो सेलफोन चोरी हो गया था। ऐसी तो आपने वो सिम कार्ड को रद्द करवाया होगा, कनेक्शन कटवाया होगा। नहीं, पुलिस में रिपोर्ट की होगी सेलफोन चोरी होने की। जरूरत ही नहीं समझी। अब वैसे भी पुराना फोन था, बहुत तकलीफ दे रहा। नहीं खान साहब, फोन तो पुराना था, समझ गया। कनेक्शन तो आप ही का था, सिम कार्ड तो आप ही का था, आपने उसे कटवाना जरूरी नहीं समझा। आप जानते हैं आपके उसी सिम कार्ड से पिछले 2 महीने में कितने फोन किए गए? ये होंगे, मुझे क्या, मेरे सिम कार्ड में तो बैलेंस ही नहीं था, मुझे कौन सा नुकसान। अब इसमें आपका क्या नुकसान हुआ है ये तो समय ही बताएगा खान साहब। वैसे कहाँ चोरी हो गया था आपका ऐसा? शूटिंग के वक्त खो गया। हो गया?
समय पहले आपने बोला चोरी हो। किसी ने निकाल लिया होगा या कहीं कहीं पॉकेट से गिर गया होगा, मुझे क्या पता। सर जी, आपको शूटिंग के टेंशन के बारे में कुछ पता नहीं, जान हलक में अटकी रहती है। जज साहब, केडी साहब इस आदमी के दूसरे सेलफोन के बारे में पूछ के पता नहीं क्या प्रूव करना चाहते हैं। केडी, आपको इस आदमी पे शक है? योर ऑनर, मुझे तो शक भरद्वाज साहब पर भी है। मतलब क्या आपका? मतलब ये भरद्वाज साहब की मुझे शक है कि आप मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योर ऑनर मैं ये साबित कर दूंगा कि खान साहब के खोए हुए सेलफोन या चोरी किए गए सेलफोन और इस हत्या के केस के बीच गहरा ताल्लुक है। योर ऑनर, द डिफेंस रिक्वेस्ट फॉर अ 2 आवर इंटरव्यू। यह अदालत 2 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। ये प्रोड्यूसर श्रीवास्तव के ऑफिस का पियन है, गंगाराम तावड़े। तावड़े जी, ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों श्रीवास्तव जी का किसी के साथ झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई अनबन ऐसा कुछ हुआ था क्या? साहब, फिल्म लाइन में पंगे होते रहते हैं, लेकिन आए दिन उनकी बीवी के साथ जबरदस्त झगड़ा होता था साहब। अच्छा, तो किस बात पे होता था पत्नी के साथ झगड़ा? वो लड़कियों को लेकर शक करती थी, जरा जरा सी बात पे ऑफिस में पहुंच जाती थी, सबके सामने उनको उल्टा सीधा बोलती थी, उनकी फोन चेक करती थी और फोन के बिल भी चेक करती थी, और तो और साहब हमको पैसे देती थी उन पर नजर रखने के लिए, और वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और कौन कौन लड़की उनके साथ घूमने जाती है। धन्यवाद, आभार इंतजार। जी साहब। वरुण, मुझे श्रीवास्तव पर संदेह हो रहा है। सोच, जिसकी बीवी इतनी शक्की हो, जो खुद इतना रंगीन मिजाज का हो, वो अपने इन रंगीले कार्यों के लिए खुफिया सेलफोन तो अवश्य रखे, क्योंकि उसकी बीवी उसके सेलफोन के बिल्स चेक करती थी। वो अपने नाम पर फ़ोन तो लेगा नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि फैजल खान का फ़ोन श्रीवास्तव के पास ही था। वो फ़ोन कंपनी से कुछ पता चला क्या? सर, मैंने फ़ोन कंपनी से पता किया, वो दूसरे सेलफोन से जो लास्ट कॉल किया था उसका लोकेशन श्रीवास्तव का ऑफिस ही। तो जा फिर ढूंढ, ज़्यादा समय नहीं बचा। राइट सर। साहब जल्दी कीजिए। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा काम करने दो। साहब जल्दी कीजिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी अगर किसी ने देख लिया तो। वहीं पे खड़े रहो। कौन साहब, इस सेलफोन को पहचानते हैं? पहचानते होंगे, आप ही का है। जी, हकीकत यही है सर कि ये सेल नंबर मेरा है ही नहीं। श्रीवास्तव साहब ने मेरे नाम पे ये नंबर लिया था। वैसे मैं तो नौकर आदमी हूँ सर जी, मालिक के हुक्म को टाल थोड़ी ना सकता हूँ। लेकिन कसम खाकर कहता हूँ सर कि जिस दिन से मैंने ये नंबर और ये फोन श्रीवास्तव साहब को दिया ना, उस दिन से मैंने ये मोबाइल की शक्ल तक नहीं देखी। अब आज ही देख रहा हूं। योर ऑनर, इस सेलफोन से पिछले 2 महीने में हर रोज लगातार एक ही नंबर पर कॉल्स किए गए, और वो नंबर सुरभि सक्सेना का है। सुरभि सक्सेना को जानते हैं? हाँ, अब सुरभि सक्सेना, हाँ हाँ, वो उन्होंने कुछ साल पहले श्रीवास्तव साहब की एक फिल्म में सेकंड हीरोइन का काम किया था। राइट। और कुछ महीने पहले वो श्रीवास्तव साहब के ऑफिस में भी उनसे मिलने आई थी। सुरभि सक्सेना।
सुरभि जी, कृपया कर अदालत को बताइए कि आप फिल्म प्रोड्यूसर पवन श्रीवास्तव को कैसे जानती थी? जी, कुछ साल पहले मैंने उनकी फिल्म में काम किया था। कुछ 2 महीने पहले आप उनके दफ्तर गई थी उनसे मिलने? जी बिल्कुल मिली थी। मुझे काम के सिलसिले में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स से मिलना पड़ता है। ऑफ कोर्स। मैं गई थी उनसे मिलने। और उसके बाद दूसरी मुलाकात कब हुई उनके साथ? दरअसल उस मुलाकात के बाद जरूरत ही नहीं पड़ी। सुरभि जी, पिछले 2 महीने से श्रीवास्तव जी आपको लगातार प्रतिदिन 4-5 बार फोन कर रहे हैं और आपकी वार्तालाप मिनटों नहीं घंटों चल रही थी। आप झूठ क्यों बोल रही हैं कि आपकी बात ही नहीं हुई उनके साथ? प्लीज सच बताइए। जी, दरअसल मैं और पवन बहुत जल्द शादी करने वाले थे। ये 2 महीने पहले ही आप उनसे मिली और इतने कम समय में प्यार हुआ, शादी तक बात पहुंची। ये क्या किस्सा है, जरा विस्तार में समझाइए। एक्चुअली कई साल पहले मैंने पवन की एक फिल्म की थी और देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और पवन ने एक दिन मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन मेरे पति की जिद के कारण मुझे मुंबई और ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी और उसके बाद पवन से भी कांटेक्ट छूट गया। लेकिन कुछ महीने पहले मेरे पति की डेथ के बाद मैं वापस मुंबई आ गई और फिर से फिल्मों में काम करने की सोची और इसी सिलसिले में एक बार फिर मेरी मुलाकात पवन से हुई। और इस फिल्म की रिलीज के बाद पवन अपनी बीवी को तलाक देकर हमारी शादी अनाउंस करने वाले थे। सुरभि जी, आपके पतिदेव के निधन पर हम शोक जताते हैं। और कौन कौन है आपके परिवार में? जी, मेरा बेटा भूषण। भूषण को आपके इस विवाह से कोई आपत्ति, कोई एतराज तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट भूषण और पवन एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। तो इस समय क्या व्यस्तता है आपके सुपुत्र की, क्या करते हैं वो? जी, वो एक NGO रन करता है। अभी ब्लड डोनेशन कैंप में बिजी है। ही इज अ सोशल वर्कर। हाय। हाय। बड़ी सफाई से आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। रोज का काम। अच्छा, मिस्टर भूषण श्रीवास्तव है? जी नहीं, मैं भूषण सक्सेना हूँ। श्रीवास्तव नहीं है? जी नहीं, मैं सक्सेना हूँ। गुस्सा क्यों हो रहे हैं? श्रीवास्तव नाम से कोई नफरत है क्या आपको? क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं, बकवास नहीं कर रहा हूँ, नफरत तो होगी ना, इसलिए तो आपने मिस्टर पवन श्रीवास्तव को।
जाइए, मुझे और भी काम है। योर ऑनर, अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग की रात, हत्या की रात, श्रीवास्तव जी को किसी का इंतजार था और जिस व्यक्ति का वो इंतजार कर रहे थे वो नहीं चाहते थे कि वहां उपस्थित लोगों की नजर उस पर पड़े, इसीलिए वो पीछे की रो में अकेले बैठे हुए थे। श्रीवास्तव जी के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सुरभि सक्सेना थी, या यूं कहिए उनके सुपुत्र भूषण, और भूषण को ही उन्होंने वहां बुलाया था मुलाकात करने के लिए, उनके और सुरभि जी की शादी के बारे में बताने के लिए। भूषण के इतिहास को टटोलने के बाद हमें पता चला कि लिटरेचर में एमए करने के बावजूद उनकी दिलचस्पी समाज सेवा में थी। कई ब्लड डोनेशन कैंप्स, मेडिकल कैंप्स का वो हिस्सा बने थे। इसीलिए योर ऑनर, उन्हें दवाइयों और सिरिंजेस का बहुत तजुर्बा था और इसी जानकारी के आधार पर मैंने उनका पीछा करवाया। मेरे सहायक वरुण भूषण की गाड़ी की डिक्की में से उस थिएटर के प्रवेशक का ये यूनिफॉर्म मिला, जिस यूनिफॉर्म को पहनकर भूषण ने श्रीवास्तव जी की हत्या की थी। केडी साहब, आपकी इस एक्साइटिंग स्टोरी का अंत काफी बोरिंग रहा। भूषण की कार की डिक्की में अशर के कपड़े मिल जाने से भूषण कातिल साबित नहीं हो जाता। वो कपड़े वहां कोई और भी रख सकता था भूषण को फंसाने के लिए। भरद्वाज साहब, कहानी अब तक खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप भूल गए कि हमारे पास एक चश्मदीद गवाह भी है। योर ऑनर, मैं इस केस के इकलौते गवाह उस थिएटर के वॉचमैन दुर्योधन प्रसाद जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। दुर्योधन प्रसाद साहब, अदालत को यह बताइए कि उस रात जिस व्यक्ति को आपने मध्यांतर के बाद थिएटर में घुसते हुए देखा था, जिसने आपको क्या कहा था? अंग्रेजी में बोला था शट अप। हाँ, क्या वो व्यक्ति इस समय अदालत में उपस्थित है? जी वकील साहब, ये सामने खड़ा है, वही आदमी है। योर ऑनर, जब से मेरी माँ ने उस पवन श्रीवास्तव से शादी करने का फैसला लिया था, तभी से मेरे दिल में नफरत का बीज पनपने लगा। बहुत साल पहले उसने मेरी माँ को धोखा दिया था और आज फिर जब उसे अपनी जरूरत पड़ी तो वो मेरी माँ से शादी करने के लिए आ गया। मैं अपनी माँ की जिद को अच्छी तरह जानता था, इसलिए मैंने कभी उन्हें जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे इस शादी से कोई भी एतराज है। लेकिन दिल ही दिल में मैं उसके लिए नफरत बढ़ाता जा रहा था, और ये नफरत की इंतहा थी कि जब मुझे पता चला कि इस फिल्म के बाद श्रीवास्तव और मेरी माँ अपने संबंधों को दुनिया के आगे जाहिर करने वाली, और तभी मैंने सोच लिया कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग के बीच में ही मैं उसे खत्म कर दूंगा। श्रीवास्तव ने मुझे इस फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए बुलाया था। मैं आया तो था, लेकिन इंटरवल के बाद। अरे साहब जी, वो आपने गाड़ी बाहर पार्क कर दी है साहब, जगह अंदर बहुत है, अंदर खड़ी कीजिए ना। शराब अंग्रेजी में शराब। और फिर उसके बाद मैंने अपनी जैकेट के नीचे अशर के कपड़े पहन लिए थे। अंधेरे में मैं श्रीवास्तव के पास पहुंचा। इससे पहले कि श्रीवास्तव कुछ समझ पाता, मैंने उसके गले में इंजेक्शन उतार दिया जैसा। श्रीवास्तव को मार के मैं वहां से चुपचाप बाहर निकल गया।
और फिर योर ऑनर गजेंद्र ने श्रीवास्तव जी को वहां देखकर उनकी गर्दन से वो इंजेक्शन निकाला। उसी समय डायरेक्टर खन्ना वहां आ गए और उन्होंने शोर मचाया। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत गजेंद्र वर्मा को निर्दोष पाते हुए उसे बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुनाती है और भूषण सक्सेना को दोषी पाते हुए उसे गिरफ्तार करके उस पर केस चलाने का आदेश देती है। द केस इज क्लोज्ड। हाँ भरद्वाज साहब, कैसा लगा इस कहानी को हकीकत का रूप लेते देख? मजा आया या नहीं? अब बहुत ही सुंदर ढंग से लकी रहे केडी साहब। अच्छा, अगर वो अशर के कपड़े जला देता तो आप कभी भी उस तक पहुंच नहीं सकते थे। बहुत पुरानी कहावत है भरद्वाज साहब कि गुनहगार कोई ना कोई चूक अवश्य करता है, बस ढूंढने वाले की नजर चाहिए। जो चुप रहेगी जुबान है खंजर, लहू बोलेगा आस्तीन का। आइए इंस्पेक्टर, मैं मिस्टर वाडिया। सर मैंने ही आपको फोन किया था। सर नीचे बेसमेंट में कार पार्किंग है, उसी में। सर इट्स हॉरिबल। सर मैं आपको ये कौन? सर ये मोहित मिस्त्री, उसका हस्बैंड। सर वो मेरी अभी नहीं, बाद में। हटो। सर वो पार्किंग। चलो। ये देखिए सर। इधर आओ। कैसे हुआ ये? सर वो मेरी वाइफ की कार एक्चुअली। तो तुम नहीं, तुम्हारे बीवी से बात करनी है। जी। स्टीयरिंग पे वही थी ना? जी सर। क्या नाम है उसका? जी कीर्ति मिस्त्री। सर मैं 1 घंटे पहले ही अपने 9th फ्लोर के फ्लैट से नीचे आई थी लिफ्ट से। बेसमेंट में गई थी गाड़ी निकालने के लिए। मैं अपनी माँ के यहाँ जा रही थी। आकर बताती हूँ ना, और तुम टेंशन मत लो। तुमने कहा था सूटकेस लेकर आऊं, तो मैं लेकर आ रही हूँ बाबा, और बड़ा वाला लिया है। छोटे में तो तुम्हारा सामान आएगा नहीं। हाँ मुझे पता है तुम पहली बार यूएसए जा रही हो माँ। ओहो क्या कूली माँ, एयरपोर्ट पे ट्रॉली मिलती है। कैसी कैसी पार्किंग करते हैं लोग। माँ सुनो, और हाँ वहाँ पर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं मिलता है, तो पापा से कहना कि अपनी सारी दवाइयाँ बिल्कुल ध्यान से रख ले। हाँ हाँ वहाँ यूएसए में कोई भी तुम्हें होम्योपैथिक डॉक्टर मिलने वाला नहीं है। अरे हाँ अब तुम फोन रखोगी तो मैं आऊंगी ना। हाँ हाँ माँ फोन रखो, मैं आ रही हूँ।
सर मैं सच में नहीं जानती कि रिंकू मेरी गाड़ी के पीछे कब कहां से आ गई। मैंने सच में नहीं देखा सर, मैंने सच में नहीं देखा। कैसे देखोगी आप? आपने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत की है मिसेस मिस्त्री। देखिए सर, हम मानते हैं कि गलती हमारी है, लेकिन रिंकू क्या कर रही थी कार पार्किंग में? और वैसे भी इस वक्त तो वो हमारे बच्चों को स्कूल से लेने जाती है, और इस वक्त तो पूरा कार पार्किंग खाली रहता है। ये रिंकू क्या करती थी? सर वो हमारे घर में मेड है। वो ऐसे जो कुछ भी हुआ है आप ही की वजह से हुआ है। तहकीकात तो होगी, आप पुलिस स्टेशन चलिए। ये केस आप मेरे पास क्यों लेकर आए हैं? ये तो एक्सीडेंट केस है। मेरे एक मित्र हैं एडवोकेट पंथकी, जो इस तरह के एक्सीडेंट केसेस के स्पेशलिस्ट हैं। आप कहें तो उन्हें फोन कर दूं। अगर ये एक्सीडेंट केस होता तो मैं आपके पास आता ही नहीं मिस्टर पाठक। पुलिस इसे मर्डर कह रही है, और उनका मानना है कि कीर्ति ने जानबूझकर रिंकू को अपनी कार से कुचल डाला, उसे जानबूझकर मारने के इरादे से। जानबूझकर? जी हाँ, जानबूझकर। योर ऑनर, मिसेस मिस्त्री ने उनकी मेड रिंकू की जान ली जानबूझकर। कैसे? ये फोटोग्राफ्स प्रूव करेंगे। योर ऑनर, नॉर्मली जब ऐसा कोई हादसा होता है तो मरने वाले के शरीर पर से एक बार गाड़ी गुजर जाती है, लेकिन यहाँ पे रिंकू के मृत शरीर के ऊपर से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मिसेस मिस्त्री के गाड़ी के टायर्स गुजरे। हुआ यूं कि मिसेस मिस्त्री ने पहली बार रिंकू को कुचला और फिर गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और एक बार कुचला, लेकिन फिर भी जब उनको संतोष नहीं हुआ, वो पक्का करना चाहती थी कि रिंकू मरी है या नहीं, वरना अगर वो जिंदा रह जाती तो आप है ना, इसीलिए तीसरी बार और आखिरी बार भी आपने रिंकू को कुचला और रिंकू ने आखिरी सांस ली। फॉरेंसिक्स रिपोर्ट का ये कहना है योर ऑनर के तीनों मर्तबा जो टायर्स के निशान पाए गए हैं वो मिसेस मिस्त्री की गाड़ी के ही हैं। तीन बार कुचलना? इस घिनौने अपराध को मैं हादसा नहीं कहूंगा योर ऑनर, इट इज अ कोल्ड ब्लडेड इंटेंशनल मर्डर। बट व्हाई? I mean, क्यों जायसवाल साहब? मुझे पूरा विश्वास है कि आप अदालत को यह भी बताएंगे कि इस हत्या के पीछे उद्देश्य क्या था। क्यों भला कीर्ति जी ने अपने ही घर के मुलाजिम रिंकू जी की हत्या की, जबकि इन दोनों के बीच में कोई बैर, कोई दुश्मनी नहीं थी, राइट? जी हाँ सर, रिंकू मेरे घर में काम कर बहुत खुश थी। वो पिछले 6 सालों से मेरे यहाँ काम कर रही थी, बल्कि वो हमारे परिवार का एक हिस्सा थी, हिस्से की तरह थी, हमारे परिवार जैसी थी। फैमिली के हिस्से की तरह थी, और शायद फैमिली का हिस्सा बनना भी चाहती थी। चाहोगे आप? बताऊंगा, धीरे धीरे सब बताऊंगा, लेकिन पहले दिखाऊंगा फुटेज। योर ऑनर, इनकी बिल्डिंग की लिफ्ट में जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उनका एक फुटेज मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जहाँ पे रिंकू इनके बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए ठीक दोपहर को 1:15 बजे आखिरी बार नीचे उतरी और फिर ऊपर। आइए देखते हैं पाठक साहब फुटेज। पॉज। योर ऑनर, मैं मिस्टर वाडिया को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। ये वीडियो देखा आपने मिस्टर वाडिया? जी। आप ही थे रिंकू के साथ लिफ्ट में? जी हाँ। मैंने देखा कि जब आप रिंकू से बात कर रहे थे, डर रही थी, घबरा रही थी, और फिर विशेषकर यहाँ वो देखिए,
जब आपने रिंकू को काट देने का प्रयास किया तब वो एकदम से डर के पीछे हटी। क्यों क्या चल रहा था वहां, क्या हुआ था? जी दरअसल मुझे पता लगा था कि रिंकू अंग्रेजी सीखना चाहती है, तो मेरे एक फ्रेंड का इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो सर मैं उस गरीब लड़की को उनका विजिटिंग कार्ड देकर उसकी मदद कर रहा था सर। सो स्वीट, उपकार कर रहे थे एक गरीब पर आप। श्योर कुछ और नहीं था? ऑफ कोर्स। और सर और क्या बात हो सकती है? वैसे भी गाड़ी मेरी नहीं थी सर, गाड़ी इनकी थी। करेक्ट मिस्टर पाटिया, करेक्ट। और वैसे भी केस आपके खिलाफ नहीं है, क्यों मिस्टर पाठक? इनके खिलाफ है, और इनके खिलाफ मेरे पास और भी कई सबूत हैं। जैसे कि इन दोनों के लिफ्ट में से बाहर निकलने के बाद ठीक 20 मिनट बाद, हाँ, आप 20 मिनट बाद आप भी लिफ्ट से नीचे उतरती हैं, बेसमेंट में जाती हैं अपनी कार की, और फुटेज देखना चाहेंगे? पाठक साहब, कंट्रोल बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। फुटेज में आपके हाथ में सूटकेस है। जी है। नहीं, क्यों है? दरअसल मेरी माँ मेरी बहन के यहाँ यूएसए जा रही हैं। मैंने अपने बयान में पहले भी कहा है कि उन्होंने मुझसे सूटकेस मांगा था, बस वही देने जा रही थी। नहीं, सही बात है, मदद तो करनी चाहिए, बेटी तो माँ की मदद करेगी ही ना। तो जाहिर सी बात है ये बैग तो खाली हो। हाँ, खाली था। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है इस फुटेज में कि आप बैग को घसीटते हुए जो लेके जा रही है, वो बैग भरा हुआ है, ऐसा क्यों लगता है? अक्सर तौर पे खाली बैग को तो यूं आराम से उठा के लेके जाता है इंसान। मेरी दीदी ने यहाँ पर कुछ सलवार सूट बनवाए थे, माँ वही लेकर जा रही थी, वही थे उसके अंदर। अभी अभी आपने कहा कि बैग खाली थी, अब कह रहे हैं कि... देखिए वकील साहब, सूटकेस खाली था या भरा था, इससे क्या साबित होता है? बहुत कुछ साबित होता है। एक औरत गुस्से में निकलती है, वहां पे कार पार्क की ओर जाती है, बैग लेकर रोते हुए देखा आपने, रो रही थी आप। आमतौर पे रियल लाइफ में कोई ग्लिसरीन यूज नहीं करता, आप रो रही थी कि नहीं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस बात का रिंकू की हत्या के साथ कोई संबंध नहीं। संबंध है, इसीलिए पूछ रहा हूं। योर ऑनर, प्लीज। Overruled. You may proceed, Mr. Jaiswal. थैंक यू। मिसेस कीर्ति, असल में आप अपना घर छोड़कर जा रही थी अपने माँ के घर। मैं नहीं, माँ के घर जा रही थी, और आपकी माँ तो 3 महीने बाद यूएस जाने वाली है, तो अभी से आप बैग लेकर क्यों? सॉरी, डोंट माइंड, बट आई एम गेटिंग अ बिट पर्सनल। बताइए ना क्या हुआ था कीर्ति जी? जी हाँ, झगड़ा हुआ था। You are. मिस्टर जायसवाल, झगड़े तो हर घर में होते हैं, आपके घर में भी होते होंगे। अब पत्नी का रूठ कर मायके जाना और रिंकू की हत्या होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, नहीं लगता आपको ऐसा? प्लीज डोंट डाउट माय इंटेंशंस मिस्टर पाठक। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर जायसवाल? आपका इशारा किस ओर है? योर ऑनर, मेरा इशारा किस ओर है और मेरा इरादा क्या है अभी साफ हो जाएगा मेरी अगली गवाह के साथ, मिस एलिस। साहब, मेरा नाम एलिस है। मैं उसी बिल्डिंग में मिस्टर और मिसेस जागीरदार के घर पर काम करती हूँ। रिंकू मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। रोज शाम को बच्चों को लेके हम गार्डन में मिला करते थे, काफ़ी गपशप किया करते थे। लेकिन उसकी मौत के 2 दिन पहले रिंकू ने मुझसे बहुत अजीब बात की थी। रिंकू, क्या छुपा रही है? दिखा ना। हाय ला, ये तो सोने का है ना? हाँ। किसने दिया? तेरे बॉयफ्रेंड ने? नहीं रे। बोल ना, वो मलाडोला सुरेश ही है ना? नहीं बाबा। तो फिर? ये मुझे मेरे साहब ने दिया।
इतना महंगा गिफ्ट देता है तेरा साहब? देख, मेरी मालकिन को नहीं पता है। अगर उनको पता लग जाएगा ना तो मेरे को और मेरे साहब को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तू मेरी दोस्त है इसलिए मैं तुझे बोल रही हूँ। तू बताना मत किसी को, हाँ? और वो बात मैंने कभी किसी को नहीं बोली, लेकिन अब रिंकू के मरने के बाद मैं बोल रही हूँ। बहुत सही जगह पे बोल रही हैं आप एलिस। क्या ये वही चेन है? सही। योर ऑनर, मार्केट में इसका वैल्यूएशन करवाया हमने, करीबन 12,000 की ये चेन है। अब मिसेस मिस्त्री अगर रिंकू को ये चेन देती 12,000 वाली तो अब भी समझ में आता, लेकिन आपने इतना महंगा चेन रिंकू को तोहफे में दिया, बात कुछ हजम नहीं हुई। क्या इस बात पे रोशनी डाल सकते हैं मिस्टर मिस्त्री, मोहित मिस्त्री? आपकी मेड रिंकू की उंगलियों के नाखून में से कुछ मिला है। फॉरेंसिक का ये कहना है कि उनकी उंगलियों के नाखून में से किसी मर्द की चमड़ी के अंश मिले हैं। जाहिर सी बात है कि मरने से पहले किसी मर्द के साथ उनका जिस्मानी संबंध हुआ होगा। इसीलिए वो जो चमड़ी के अंश मिले हैं रिंकू की नाखून में से, राइट? क्या पता चला कि वो डीएनए किसका है? नहीं और ऑनर, इसकी जांच हो रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जो सैंपल्स है मिस्टर मिस्त्री के साथ जरूर मैच होंगे। देखिए, मैं मानता हूँ कि वो चैन मैंने रिंकू को दी थी, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। और प्लीज आप लोग इस बात को किसी गलत तरीके से ना लें। और वैसे भी किसी को तोहफा देना कोई कानूनी जुर्म तो है नहीं। क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन मॉरल ऑफेंस तो है। अगर आपने आपकी पत्नी को ना बताया हो तो बताया था आपने कि ये चेन दिया है? जी हाँ, बताई थी। कीर्ति से पूछ लीजिए। जी हाँ वकील साहब, मोहित ने मुझे ये बात बताई थी और आप सब लोगों को गलतफहमी हुई है कि मोहित और रिंकू का कोई अफेयर था। इनफैक्ट ये चेन तो मैंने ही रिंकू के लिए सिलेक्ट की थी। हाँ। अच्छा, करेक्ट। दोनों को पता था, आपको भी पता था, तो एलिस ने क्यों अभी कहा कि ये बात आपको ना बताए वरना गजब हो जाएगा? मैं क्या जानूं ये बात? लेकिन मैं जानता हूं। क्या आप जानती थी कि आपके पति मोहित का अफेयर था आपकी चहेती मेड रिंकू के साथ? आप नाराज थे इस बात से, आप अपने पति के साथ लड़ी झगड़ी, लेकिन जब वो नहीं माना तो आप अपना सामान लेकर निकल पड़ी घर की ओर जाने के लिए अपनी गाड़ी से, और जाते जाते उस रिंकू को भी कुचल गई अपनी गाड़ी से। कम ऑन मिसेस कीर्ति, दुनिया में किसी भी औरत को यह बर्दाश्त नहीं हो सकता कि उसका घर, उसका पति, उसका परिवार उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और कोई भी उसे ठेस पहुंचाए। यह बात सही है कि आपने भी बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन आपने रिंकू को मार डाला। यहां पे आप गलत थी। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। क्या लगता है सर, मोहित का अफेयर उसकी मेड रिंकू के साथ था? पता नहीं वरुण, लेकिन रिंकू को लेकर कोई तो बात है जो मिस्टर और मिसेस मिस्त्री हमसे छिपा रहे। पुलिस और प्रोसिक्यूशन को पता चले उससे पहले हमें पता लगाना होगा। पर कैसे सर? जन्मदिन पर तोहफे के रूप में 12,000 की चेन, ये तोहफा है या कुछ और? लगता है मोहित मिस्त्री की जेब टटोलनी पड़ेगी। शिफाली, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अरे कॉल कर रहा हूँ बाबा। शिफाली, मैं लिफ्ट में दाखिल होने वाला हूँ, सिग्नल वैसे ही कट जाएगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड बाबा। हाँ, मैं कर रहा हूँ। आप तो मिस्टर केडी पाठक के साथ काम करते हैं ना? जी हाँ, मेरा नाम वरुण है। अच्छी। मिस्टर मिस्त्री से मिलने आया रिंकू की डेथ के सिलसिले में।
गुड मॉर्निंग। नाइस ड्रेस। अब फोन कॉल। कमाल करते हैं आप। मिस्टर पाठक को मैंने अपनी वाइफ का केस दिया और आप तो हमारे ही पीछे पड़ गए हैं। और जब मेरी वाइफ कीर्ति ने भी कह दिया कि मेरे और रिंकू के बीच में कुछ नहीं है, तो आप इस बात को मानते क्यों नहीं हैं? आप और आपकी वाइफ जो भी कहें, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स कुछ और ही कहते हैं। 12,000 की सोने की चेन तो आपने खरीदी, उसके साथ ही हर महीने 5 दिन आप यहां से 2 किलोमीटर दूर होटल डेल स्टार में एक कमरा बुक करते थे मिस्टर और मिसेस सेठी के नाम पर। ये मिसेस सेठी रिंकू ही थी ना? देखिए, आपको मेरे जाती मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। मिस्टर मिस्त्री, अगर आप अपनी वाइफ को छुड़ाना चाहते हैं तो इन जाती बातों को बाहर आना ही होगा। देखिए, केडी से ये सबूत अदालत में भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे पहले आपके पास भेजा ये जानने के लिए कि सच क्या है। सच? जी हाँ, सच। इसलिए प्लीज सच बोलिए। अगर ये सच दुनिया के सामने आ गया तो मेरी फैमिली की इज्जत, उनका मान सम्मान। ठीक है, अगर आप सच जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, प्रोसिक्यूशन जो कह रहा है वो सही है। कीर्ति मेरे अफेयर के बारे में जान गई थी। रिंकू और आपका? नहीं, रिंकू नहीं। मेरा अफेयर तो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड निशा के साथ में था। और ये क्रेडिट कार्ड के बिल्स, होटल की डिटेल्स जो आप मुझे दिखा रहे हैं, ये सब उसी के साथ होने का नतीजा है। तो फिर रिंकू? रिंकू मेरे अफेयर के बारे में जानती थी, या यूँ कह लीजिए कि वो मेरी हमराज थी। वैसे मैं पेशे से एक राइटर हूँ, अपना सारा काम घर पे ही करता हूँ। तो मेरी वाइफ कीर्ति ऑफिस जाती है, तो जब मेरी वाइफ कीर्ति ऑफिस जाती थी तो अक्सर मैं चोरी छिपे अपनी गर्लफ्रेंड निशा से मिलने चला जाता था। जी दीदी। साहब तो घर पे ही है, कुछ काम कर रहे हैं, बोला है डिस्टर्ब नहीं करने को। बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। ओके। तो वो सोने की चेन उसके हमराज होने की कीमत थी? एग्जैक्टली। रिंकू मेरे अफेयर के बारे में जानती थी और वो कीर्ति को कभी कुछ ना बताए, इसलिए मैंने उसको वो दी थी। लेकिन एक दिन कीर्ति ऑफिस से जल्दी आ गई और उससे हकीकत का पता चल गया। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं घर आ रही हूँ बस। नहीं, मोहित ने जो किया है उसके बाद मैं उसके पास एक पल भी नहीं रह सकती। वो तुम्हारे समझाने से भी नहीं समझेगा। तुम देखो माँ, तुम मुझे अभी कुछ भी मत बोलो। नहीं माँ, मोहित ने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा घर तोड़ा है। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं आ रही हूँ माँ। क्यों रुकूं मैं जब वो समझना ही नहीं चाहता? नहीं माँ, मैं आ रही हूँ, बोला ना। क्यों? वो मेरा भी घर है, मैं बस आ रही हूँ। बाय। मिस्टर मिस्त्री, आप 100% श्योर हैं आपकी पत्नी ने रिंकू को नहीं मारा? 100%। मैं जानता हूं कि कीर्ति रिंकू से खफा थी क्योंकि उसने मेरे झूठ में साथ दिया था। लेकिन कीर्ति जानती थी कि हमारा घर रिंकू की वजह से नहीं बल्कि मेरी गलती से टूटा है, इसलिए उसके पास उसको मारने की कोई वजह ही नहीं थी। पर मिस्टर मिस्त्री, जब आपकी वाइफ ने गाड़ी रिवर्स की तब उन्होंने रिंकू के चीखने की आवाज सुनी। इसका मतलब यह है कि रिंकू उस वक्त जिंदा थी। और फिर रिंकू के शरीर पर एक नहीं 3 बार वही गाड़ी का चढ़ना, जबकि पार्किंग लॉट में और कोई नहीं था सिवाय आपकी पत्नी के और रिंकू के। इसीलिए मिस्टर मिस्त्री, मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, क्या आप 100% श्योर हैं कि आपकी पत्नी बेकसूर है? अगर कहीं ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया?
मेरे किए की सजा मेरी कीर्ति को मिल रही है। रिंकू के बारे में ये पता चला है कि वो ज्यादातर मिसेस मिस्त्री के फ्लैट में ही रहती थी। मिसेस मिस्त्री के बच्चों को स्कूल से लाने जाती थी, उन्हें गार्डन लेकर जाती थी और कभी कभी मार्केट जाती थी। एलिस के सिवा उसकी और कोई दोस्त नहीं थी और ना ही कोई दुश्मन। अगर ऐसा है वरुण, फिर उसे कोई क्यों मारना चाहेगा? कौन मारना चाहेगा? एक काम कर, वो लिफ्ट के सीसीटीवी का फुटेज लगा। सर, मुझे इस वाडिया पर शक है। सुना है ठरकी टाइप का है। वाडिया अपनी निजी जिंदगी में जो भी हो, सच तो ये है कि मैं गाड़ी इसकी थी ना, ये उस गाड़ी में था। पॉज कर एक मिनट। पहले वो क्लिप चला जहां मिसेस मिस्त्री नीचे आती है। रेडी? प्ले। ओके, पॉज। 1 मिनट 10 सेकंड। अब वो इसमें वाडिया और रिंकू है। रेडी? प्ले। पॉज। 1 मिनट 22 सेकंड। कुछ तो गड़बड़ है वरुण। जब मिसेस मिस्त्री 9 माले से नीचे आई बेसमेंट तक, यानी कि 9 माला और 1 माला बेसमेंट का 10 माले, यानी कि 10 माले का सफर तय करने में उन्हें पूरा 1 मिनट लगा। पर माला 6 सेकंड, 6 सेकंड्स पर फ्लोर। लेकिन जब रिंकू नीचे उतरी उस समय भी लिफ्ट 10 सेकंड के लिए ही रुका था। तो फिर रिंकू को यह सफर तय करने में 1 मिनट 22 सेकंड क्यों लगे? सर, ये कैसे मुमकिन है? लिफ्ट्स की तो एक ही स्पीड होती है। लिफ्ट की तो एक ही स्पीड है, 6 सेकंड्स पर फ्लोर, 12 मिनट, 2 एक्स्ट्रा फ्लोर्स, 9 + 2 11th फ्लोर। 11th फ्लोर। पर रिंकू 11th फ्लोर पे क्या कर रही थी? तूने कहा था ना, बिल्डिंग में उसकी इकलौती दोस्त एलिस है। पता लगा, एलिस तुझे 11वें माले पर ही मिलेगी। सर, ये वो कीबोर्ड है। गाड़ी धोने के बाद सारी चाबियां लाके हम यहाँ पे जमा करते हैं। उस दिन मिसेस मिस्त्री को मैं यहाँ से निकल के चाबी दिया था। उससे पहले चाबी किसी और के हाथ तो नहीं लगी थी ना? नहीं साहब। सिवाय तुम्हारे। मुझे मिस्टर मिस्त्री की गाड़ी देखनी है जो बेसमेंट पार्किंग में है। चलो। साहब, कुछ नहीं मिलेगा। पुलिस 2 बार चेक करके जा चुकी है। मिसेज मिस्त्री के निशान के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, फिर तो तुम्हारा निशान भी नहीं मिलेगा। अरे मैं बहाना नहीं बना रहा, मैं सच में कह रहा हूँ। लिफ्ट। अरे शिफाली,
मैं क्यों नहीं तुमसे बात करना चाहूंगा। शिवाली, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय 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 बाय। चुप, दोनों चुप हो जाओ। अगर मस्ती करोगे तो आइसक्रीम नहीं मिलेगी। तुम एलिस हो ना, रिंकू की दोस्त? जी, आप मिस्टर मिस्त्री के घर आए ना उनसे मिलने? नहीं, मुझे 11th फ्लोर पे जाना है। वहाँ कौन रहता है? वहाँ तो मेरा घर है, मेरी मेम साहब का। और 3 फ्लैट्स हैं मगर 2 खाली हैं। तीसरे फ्लैट में कौन रहता है? मिस्टर वाडिया। आप तो मिले होंगे ना, बिल्डिंग के सेक्रेटरी। ओ हाँ। क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। चलो बाय बाय। यस मिस्टर वाडिया, मुझे आपसे रिंकू के बारे में कुछ पूछना था। मुझे जो कुछ कहना था मैं कोर्ट में कह चुका हूँ। देखिए, मुझे कुछ और पूछना। जल्दी आओ ना। हे, मैं अभी बिजी हूँ। गुड बाय। अरे सुन, जी। हाय। कौन है एलिस? वो केडी पाठक जी के साथ काम करते हैं ना, आइए ना। तो मिस्टर वाडिया के बारे में जानना चाहते हैं आप? जी। बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं, अकेले रहते हैं, पर ना जाने उनके घर कौन कौन सी औरतें आती हैं। तभी तो कोई भी लड़की उनके घर पे काम करने को रेडी नहीं होती है। बदतमीज है बुढ़ा, कभी एक को छेड़ता है तो कभी दूसरे को। नॉनसेंस है, डर्टी मैन। अरे रिंकू के पीछे तो हाथ धो के पड़ा हुआ था। वो तो हमेशा किसी न किसी कोशिश से वो चाहता था कि वो उसके घर पे आ जाए। उस दिन मौत से पहले रिंकू इसी फ्लोर पर आई थी, क्या आपने उसे देखा था? मैं तो बाजार गई थी और एलिस बच्चों को लेके गार्डन में, लेकिन मेरे पति घर पे थे। नरेन ये पूछ रहे थे कि तुमने उस दिन रिंकू को फ्लोर पे देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा। आप एक काम कीजिए ना, जाकर उस वाडिया से पूछिए, अक्सर बुलाता रहता है वो उसको। एलिस, तुम जाके प्याज काट दो और सब्जी भी बना देना। आप चाय पियेंगे? हाँ। चाय पियेंगे आप? नहीं थैंक यू। मैं खाना बनाने के अलावा सब कुछ कर लेती हूँ। पाठक साहब, अब प्लीज मुझे बताएंगे कि इस केस के सिलसिले में आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और मैंने किया क्या है? ऑफ कोर्स बताएंगे ना आपको मिस्टर नरेन जागीरदार। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि अपने कथन में आपने कहा था कि आपने उस दिन रिंकू को अपनी बिल्डिंग के 11वें माले पर नहीं देखा। जी, नहीं देखा। और रिंकू के साथ आपका कोई लेना देना नहीं था। What nonsense! Of course not! भड़किए मत। चलिए ये सब टची टॉपिक्स छोड़कर कुछ और बात करते हैं। अरे क्या जिस दिन रिंकू की हत्या हुई या क्या पक रहा था लंच पर आपके घर में? क्या बकवास सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे? बेतुका लगता है पाठक साहब, भूख लगे आपको हैं? वरना ऐसे सवाल ना करते आप। लंच का मेन्यू और मर्डर का क्या लेना देना? योर ऑनर, अगर प्रोसिक्यूटर साहब थोड़ा सा धीरज धरे तो अर्थ सामने आ जाएगा। ओवररूल्ड। क्या
खैर। हाँ, क्या क्या पक रहा था लंच में आपके घर? मुझे नहीं याद है। चलिए, आपको याद नहीं होगा। वैसे भी पति को घर में क्या पक रहा है इसका अंदाजा नहीं होता। घर की औरतों को अंदाजा होता है वैसे। कीर्ति जी, आपके घर में क्या बन रहा है? जी, बैगन का भरता, राजमा और चपाती। वेजिटेरियन? छोड़िए सब खाने पीने की बातों को। जैसा कि जायसवाल साहब ने कहा, खाने की बातें करता हूं तो मुझे भूख लगने लगती है। मुद्दे पर आते हैं। रिंकू जी की हत्या के बाद फोरेंसिक्स को उनके हाथों के नाखून के अंदर से किसी मर्द के चमड़े के रेशे मिले। स्पष्ट है कि हमने उन रेशों का डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो रेशे ना तो मिस्टर वाडिया से मैच हो पाए, ना ही मिस्टर मिस्त्री से। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मिस्टर जागीरदार, क्या लगता है आपके अनुमान से किसके साथ मैच हुए होंगे वो रेशे? खामोशी, योर ऑनर। सही जवाब मिस्टर जागीरदार। वो रेशे जो रिंकू के नाखून के अंदर पाए गए, उसका डीएनए मैच आपके साथ हुआ, आपके साथ। बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में आप? कैसे पहुंचे आपके रेशे रिंकू के नाखून के अंदर? मेरे और रिंकू के बीच में नाजायज संबंध थे। Silence in the court, please. और फिर जब रिंकू जी आपसे मिलकर नीचे गई, आप उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से बेसमेंट में गए। आपने कीर्ति जी की गाड़ी ली, 2 बार ठोकर मारी रिंकू को, उसे कुचला गाड़ी के नीचे। और फिर आपने कीर्ति जी की गाड़ी में से अपने सारे निशान मिटाए। रिंकू की लाश को आपने इनकी गाड़ी के नीचे रखा ताकि ये अनजाने में गाड़ी उस लाश के ऊपर से चला दे। सबको ऐसा लगे कि इन्होंने इनकी गाड़ी से 3 बार रिंकू को कुचला है। वाह 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 वाह, क्या बात है पाठक साहब। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग। लेकिन लॉजिक का थोड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, ये इनकी गाड़ी की चाबी इनके पास कहां से आई? बचकाने प्रश्न पूछते हैं आप जायसवाल साहब। कीर्ति जी की गाड़ी की चाबी सिक्योरिटी कैबिन में टंगी हुई रहती थी। मिस्टर जागीरदार ने चाबी की डुप्लीकेट निकलवाई इसी मौके की ताक में। जज साहब, मैं मानता हूं कि मेरे नाजायज संबंध थे रिंकू के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसका खून किया। और जब वो मेरे घर से निकली तो वो एकदम ठीक थी, और मैं उसके पीछे पीछे पार्किंग एरिया में भी नहीं गया था। मैं अपने घर पर ही था। करेक्ट करेक्ट पाठक साहब। जी जी, यू आर नॉट करेक्ट। नहीं, क्या थियरी जरा समझाइए ना। अगर मिसेस कीर्ति के नीचे उतरने से पहले मिस्टर जागीरदार ऑलरेडी बेसमेंट में गए थे और उसने रिंकू को कुचल दिया था, इसका मतलब ये हुआ कि जब मिसेस कीर्ति ने गाड़ी रिंकू के ऊपर चढ़ाई तब वो मर चुकी थी। तो मर चुकी थी तो वो चीख कहां से आई? मुर्दे बोला करते हैं, दैट इज एन ओल्ड सेइंग। नाउ लेट्स कम बैक इनटू रियलिटी। लाशें बोलती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब गाड़ी मिसेस कीर्ति ने रिंकू के ऊपर चढ़ाई तब वो जिंदा थी, और तभी मरी जब इन्होंने गाड़ी ऊपर चढ़ाई।
मुर्दे बोला करते हैं, दैट इज एन ओल्ड सेइंग। नाउ लेट्स कम बैक इनटू रियलिटी। लाशें बोलती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब गाड़ी मिसेस कीर्ति ने रिंकू के ऊपर चढ़ाई तब वो जिंदा थी और तभी मरी जब इन्होंने गाड़ी ऊपर चढ़ाई। सिंपल। एक्चुअली सिंपल। ये जायसवाल साहब, आप आजकल बहुत ही अक्लमंद बुद्धिमानी की बातें करने लगे हैं। कहीं संगत का असर तो नहीं हो रहा? वो जो चीख कीर्ति जी ने सुनी थी वो रिंकू की नहीं थी, क्योंकि रिंकू मर चुकी थी। वो चीख उसकी थी, उस महिला की थी जो वहां पार्किंग में उपस्थित थी उस समय, जो चीखी ताकि कीर्ति जी को यह आभास हो कि इन्होंने किसी को कुचला। और चूंकि आप तो मर्द हैं, महिला तो है नहीं, आप विराजिए, अपनी पत्नी मिसेस नीता जागीरदार को भेजिए यहाँ कटघरे में। मैं तो बाजार गई थी और उस वक्त मैं बिल्डिंग में नहीं थी। और वैसे भी मैं रिंकू को क्यों मारूंगी? क्योंकि आपके पति का वो नाजायज संबंध था रिंकू के साथ। लेकिन ये बात मुझे अब पता चली। नरेन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब पता चला एलिस मुझे क्यों बोलती थी कि आप घर पर ही रहा करो ताकि मैं तुम्हारी करतूतों पर नजर रख सकूं। I hate you, नरेन। I hate you। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखिए मैडम, ये घरेलू झगड़े घर में ही हो तो अच्छा है। एक बात बताइए, क्या लगता है आपको, एलिस को ये बात पता होगा? एलिस के पास ये जानकारी रही होगी कि आपके पति का रिंकू के साथ संबंध था? हो सकता है, शायद पता हो। राइट। क्या पका था आपके घर में उस दिन? जी, रावस मछली बनाई थी। मछली? सही। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप खाना पकाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। इनफैक्ट आपको खाना पकाना आता ही नहीं। जी हाँ, एलिस ने ही बनाई थी। राइट। और वो मछली धोना, काटना, ये सब काम भी? ये क्या हो रहा है? ये अदालत है या कुकरी शो? योर ऑनर, ये कुकरी शो नहीं, कुरुकरी शो है वो। और ये मैं कुछ ही क्षणों में साबित भी कर दूंगा। मैं एलिस जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ, योर ऑनर। इजाजत है। एलिस जी, क्या आप मिस्टर जागीरदार और नहीं, मुझे पता नहीं था, पर हाँ शक जरूर था कि मेरे साहब का किसी के साथ चक्कर है। पर रिंकू, ये मैंने एक सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने भी सपने में नहीं सोचा था एलिस जी कि आप इतनी हाजिर जवाब होंगी कि मेरे प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर दे देंगे। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं। क्या बनाया था आपने उस दिन? रावस मछली आप ही ने बनाया? जी। धोया भी आप ही ने था, काटा भी आप ही ने था उस मछली? जी। एलिस जी, क्षमा चाहता हूँ इस निवेदन के लिए। क्या मैं आपके हाथ सूंघ सकता हूँ? जी। चूमना नहीं, सिर्फ सूंघना है। जी। एलिस जी, आप यहाँ अदालत में आने से पहले प्याज, अनियंस काट के आई हैं। जी। यही प्रॉब्लम हो गई आपको। आप खाना बनाने के बाद अपने हाथ ठीक से धोती नहीं है। जो आपने पकाया है उसकी बू आपके हाथों में रह जाती है। ऐसा ही हुआ उस दिन भी। रिंकू को मारने के बाद आपने कीर्ति जी की गाड़ी में से हर निशान मिटा दिया, किंतु आपके हाथों में जो रावस मछली की बू थी वो इनके स्टीयरिंग पे रह गई, और अब भी इनके स्टीयरिंग पे रावस मछली की बू आ रही है। जी, आप क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ही ने एलिस जी रिंकू की हत्या की है। आप ही हैं हत्यारे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं तो उस दिन बच्चों के साथ गार्डन में थी। रियली? पक्का? जी। बच्चों को बुलाकर पूछते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है बच्चों की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। योर ऑनर, मैं बच्चों को बुलाकर यहाँ पूछना चाहता हूँ। बच्चों को क्यों? मेरे बच्चों को इस अदालत में मत घसीटिए, वो बेचारे मासूम है। मेरे बच्चे? मेरा घर, अपना घर, अपना परिवार। पहले से ही आप अपने आप को जागीरदार परिवार का हिस्सा मानती आई है और अपने इस परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जिसे रिंकू के कारण ठेस पहुंची थी, आपने पहले रिंकू को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। तब आपने ये प्लान बनाया, आप बच्चों को लेकर गई गार्डन में, किसी के सहारे छोड़ा। जो डुप्लीकेट चाबी आपने कीर्ति जी की गाड़ी की बनवाई थी उसे लेकर गई आप पार्किंग में, रिंकू के आने का इंतजार किया और रिंकू के नीचे आते ही आपने उसे गाड़ी के नीचे कुचल दिया। आप मना कर सकती हैं मेरी बात को, लेकिन इसका अर्थ ये होगा कि अगर ये कांड आपने नहीं किया तो ये कांड आपकी मेम साहब नीता जाने। नहीं, नीता मैडम बेकसूर है। मैं नहीं मारा रिंकू, नहीं मारा। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। जसवाल साहब ने कहा था कि औरत के लिए सब कुछ उसका घर परिवार होता है और नीता मैडम मेरा घर है, मेरा परिवार है। जो उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बात मैंने रिंकू को समझाया था, लेकिन वो ये चीज समझने को राजी ही नहीं थी। उसको सबक सिखाने के लिए कि जब उसका घर टूटेगा तो उसे कैसा लगेगा, इसलिए मैंने ये सारा चीज किया। और इसीलिए आपने मिस्टर और मिसेस मिस्त्री को शिकार बनाया। कसूर मेरा नहीं था, कसूर रिंकू का था। अगर वो मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाती तो मैं शायद कभी नहीं करती। एलिस, आपके इस भावना की, इस जज्बे की मैं कद्र करता हूं, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं हो सकता। Arrest my case, Your Honor. यह अदालत एलिस डिसिल्वा को रिंकू सन्याल के कत्ल में दोषी पाते हुए हिरासत में लेने का हुक्म देती है और कीर्ति मिस्त्री को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब, अब क्या है यार? क्या पकाया है आपने यार? हाँ। नहीं, इस कच्चे केस को पकाया, जीत गए आप। कंग्रेचुलेशन सर। कंग्रेचुलेशंस तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। मुझे? हाँ, तुम्हारे उस मछली के मुंह के कारण मैं सत्य तक पहुंच पाया हूँ। वेल डन मालूम। थैंक यू सर। कभी कभी बच्चा भी अच्छा काम कर जाता है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।